दोस्तों नमस्कार। हमारा भारत देश विविधताओं से भरा हुआ है और हमने भारत देश के बारे में कुछ अध्ययन किया है और हम यहाँ पर भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि हमारे भारत के देश में कहाँ-कहाँ और कितनी-कितनी वर्षा होती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में सूखा कहाँ-कहाँ पड़ता है और कैसा और कितना सूखा पड़ता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में जो है वो सूखे की स्थिति क्या है। तो हमारा भारत देश में जो मानसून आता है तो बारिश होती है, वही मानसूनी वर्षा कहते हैं। इसलिए हमारे भारत देश में जो कृषि होती है उसे मानसून का जुआ भी कहते हैं। और जब मानसून अच्छा आता है तो बारिश अच्छी हो जाती है, तो फसलें अच्छी होती हैं। और जब मानसून अच्छा नहीं आता है तो बारिश अच्छी नहीं होती है, इसलिए फसलें भी अच्छी नहीं होती हैं। तो हमारे देश में कुछ मानसून और कुछ टोपोग्राफी का भी असर है, जिससे कि हमारे देश में जो है वो सूखा पड़ता है। जैसे कि हमारे देश में कितनी भी बारिश हो जाए, लेकिन पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के पास में जो वृष्टि छाया प्रदेश हैं और उन वृष्टि छाया प्रदेशों में जो भी जिले बसे हुए हैं, उनमें तो सूखा हर साल ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो जब तक मानसून पहुँचता है तो वहाँ पर बारिश हो ही नहीं पाती है। तो इसलिए हमारे देश में सूखा भी पड़ता है। तो सूखे हम देख लेते हैं कि हमारे देश में सूखा जो पड़ता है उसके प्रकार क्या हैं, यानी कि सूखे के यहाँ पर 3 प्रकार बताए गए हैं, जो कि मौसम विज्ञानी सूखा, यानी कि मौसम वैज्ञानिक जब बताते हैं कि बारिश जो है हो रही है और बारिश अगर 75% से कम होती है तो मानसून, तो हमारे भारत देश में सूखा पड़ जाता है। यानी कि बारिश जहाँ जितनी होनी चाहिए उससे अगर 75% कम बारिश होती है तो उस क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है। इसे मौसम वैज्ञानिक सूखा कहते हैं। दूसरा है जलीय सूखा, यानी कि जलीय सूखा जब किसी क्षेत्र में पानी नहीं बरसता है और उस क्षेत्र के नदी, तालाब और झीलें सूख जाती हैं तो वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। इस सूखा को जलीय सूखा के नाम से जानते हैं। तो ये सूखे का दूसरा प्रकार है। तीसरा है कृषिगत सूखा, यानी कि ऐसा सूखा पड़ जाए कि फसल जो है वो बर्बाद होने लगे, यानी कि कृषि के लिए जो उपयुक्त जल है वो जल ना प्राप्त हो सके, तो उस क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है, जिसे कि कृषिगत सूखा कहते हैं। तो इस तरह से हमारे 3 प्रकार के सूखा हैं, यानी कि मौसम वैज्ञानिक सूखा जो कि बारिश 75% से कम होती है तो हम उसे जो है उसे मौसम वैज्ञानिक सूखा कहते हैं। दूसरा है जलीय सूखा, किसी क्षेत्र में जब जल की उपलब्धता कम हो जाती है और वहाँ पर उपलब्ध जल के स्रोत सूखने शुरू हो जाते हैं तो उसे जलीय सूखा कहते हैं। और कृषिगत सूखा, यदि फसल के लिए जितने पानी की आवश्यकता है और वो पानी नहीं मिल पाता है तो उसे हम कृषिगत सूखा के अंतर्गत रखते हैं, उसे कृषिगत सूखा कहते हैं। अगला है सूखा प्रभावित क्षेत्र। तो हमारे भारत में सूखा प्रभावित क्षेत्र 2 प्रकार के हैं। एक तो सूखा क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम राजस्थान है तो उसे हम मरुस्थलीय भूमि के नाम से जानते हैं। जो गुजरात में हमारा थार का मरुस्थल है, वहाँ पर जो है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र पाए जाते हैं। और कुछ क्षेत्र दक्षिण भारत में भी जहाँ वृष्टि छाया प्रदेश है, वहाँ पर छोटे-छोटे जो है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इन सूखाग्रस्त क्षेत्र, यानी कि इस मरुस्थलीय क्षेत्र का मुख्य रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्र के सूखा क्षेत्र के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये सूखाग्रस्त क्षेत्र जो है, यहाँ पर जो है मरुभूमि विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि जिससे कि वहाँ पर मरुस्थलीय भूमि का विकास हो सके। इसी मरुभूमि विकास कार्यक्रम के ही तहत यहाँ पर जो है वो इंदिरा कैनाल खोदी गई है, जिससे कि हमारे भारत में जो मरुस्थल है उस मरुस्थल में हरियाली आ गई है। तो इसे जो है मरुभूमि विकास कार्यक्रम कहते हैं, यानी कि मरुस्थलों की मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ होती है। जब इसे पानी मिल जाता है तो ये बहुत ही उपजाऊ हो जाती है और हरी भरी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी जो एक नहर बह रही है, जिसे कि इंदिरा कैनाल के नाम से जानते हैं, जिसमें सतलज का पानी यहाँ आ जाता है, जिससे यहाँ पर खेती होना शुरू हो गई है। और यही खेती हमारे भारत देश में जो है वो हरित क्रांति का आधार बनी। तो अगला क्षेत्र है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र। एक तो सूखा क्षेत्र है, दूसरा सूखाग्रस्त क्षेत्र है। जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें कच्छ का रण है और मध्य प्रदेश है, वहीं पंजाब और हरियाणा का कुछ भाग है, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी कुछ भाग है, और कर्नाटक
और महाराष्ट्र का कुछ भाग है, वहीं तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का कुछ भाग भी है, और हमारा ये तमिलनाडु के यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश का कुछ भाग है। तो इस क्षेत्रों में सूखा ग्रस्त क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश जो है वो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। तो इन क्षेत्रों में घास के मैदान पाए जाते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जो एक चलता है, उससे यहाँ पर जो है वो विकास कार्य किए जाते हैं, जिससे कि इस क्षेत्र में कृषि हो सके। तो इस तरीके से हमारे क्षेत्र में ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पर हमने जो अपना मैप बनाया है, और इस मैप में हमने सूखा जो है वो 3 वर्गों में बांट लिया है। तो इसमें हम देखते हैं कि अत्यधिक सूखा, जो अत्यधिक सूखा ये राजस्थान का जो क्षेत्र है यहाँ पर, और कुछ गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर अत्यधिक सूखा पड़ता है। वहीं कुछ गंभीर सूखा क्षेत्र जो है वो ये वाला क्षेत्र है, जो कि पहाड़ों का वृष्टि छाया प्रदेश क्षेत्र होता है, जिसे कि गंभीर सूखा के रूप में जानते हैं। यहाँ पर वर्षा तो होती है, लेकिन वर्षा कम होती है और सूखा रहता है। और अगला है ये सामान्य सूखा। तो सामान्य सूखे का क्षेत्र जो है गुजरात का ये क्षेत्र है, और गुजरात के बाद महाराष्ट्र कर्नाटक का ये क्षेत्र, और यहाँ पर ये तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र, और ये सामान्य रूप से पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र, तथा ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड का कुछ क्षेत्र है। ये इसी में तमिलनाडु यहाँ पर जो है वो क्षेत्र भी है। यहाँ हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र ये है, और झारखंड में और तेलंगाना का क्षेत्र भी कुछ पड़ता है। तो इस तरह से हमारे भारत में जो है 3 तरीके का सूखाग्रस्त क्षेत्र है। एक तो ये है अत्यधिक सूखा, दूसरा है ये गंभीर सूखा क्षेत्र, और तीसरा ये है सामान्य सूखा क्षेत्र। तो इस तरह से हमारे भारत में सूखा पड़ता है। और ये जो शेष क्षेत्र दिखाई देता है, इसमें पानी बरसता है, और बहुत पानी बरसता है, तो इसमें भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, कि यानी कि इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है, जिसे हम अगले वीडियो में जिसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में यथाशीघ्र। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।